हेलो एवरीवन, अपन अब क्लास 12th का सिलेबस चालू करेंगे बेटा। और जो क्लास 12th का जो अपन सिलेबस चालू कर रहे हैं उसमें मैं आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ाऊंगा। यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके दो चैप्टर शामिल है। यूनिट फर्स्ट में आपके एक तो चैप्टर फर्स्ट आ रहा है एंड इसी के अंदर दूसरा अपने आ रहा है चैप्टर सेकेंड। यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर अपने शामिल है, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकेंड। चैप्टर फर्स्ट जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो अपन पढ़ने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये अपन फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। बट जो ये यूनिट है दोनों चैप्टरों की मिलाकर, इस यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी हम इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये वास्तव में दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। इनमें दो वर्ड कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, पहला वर्ड। दूसरा स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। इलेक्ट्रॉन से मतलब है चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन क्या कैरी करता है? चार्ज कैरी करता है। यानी हम इसके अंदर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये हमारी सबसे बेसिक बात है। फिर से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि वास्तव में इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन शब्द से लिया गया है और स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में, यानी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? चार्ज। यानी चार्ज किस में हो? रेस्ट में। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए क्या कह सकते हैं? ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, a branch of physics in which we can study about charge in rest and its different properties। ये इसका मेन मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, आपको पता है फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच थी, उसी तरीके से फिजिक्स की भी एक ब्रांच होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम क्या स्टडी करेंगे? वी कैन स्टडी अबाउट चार्ज इन रेस्ट एंड इट्स प्रॉपर्टी, कि चार्ज रेस्ट में रहता है उसके बारे में, और रेस्ट में रहते हुए उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सब के बारे में जो हम स्टडी करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर है बेटा? बट इतना पहुंचने से पहले मैं आपको एक बेसिक नॉलेज देता हूं। हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम जो यहां फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स किन दो चीजों से मिलकर बनी? फिजिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, इस फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम इसके अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं? तो हमने पहले 11th क्लास में पढ़ा है कि फिजिक्स के अंदर हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? नेचर के बारे में पढ़ते हैं। और नेचर जो है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बना है? सबसे मेन चीज़, नेचर किन दो से मिलकर बना है? आप बताओ। अब आप बोलोगे सर नेचर तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है, नेचर में तो पहाड़ है ना, पेड़ है, हमें घर दिखते हैं, ये सारा नेचर में आता है। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, फिजिकली साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ कि नेचर किससे मिलकर बना होता है। बेटा नेचर हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज मैटर, ठीक है। मैटर का जो मतलब है मास, मैटर का मतलब क्या है? मास। नेचर इससे मिलकर बना है। एंड सेकेंड इज रेडिएशन। इनके अलावा नेचर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तीसरी चीज हो। यानी कंप्लीट नेचर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगर मैं बात करूं, तो जो नेचर है वो हमारा इन दो चीजों से मिलकर बना है, जिसमें एक मैटर आता है और जिसमें दूसरा रेडिएशन आता है। मैटर का मतलब क्या हो गया? मास। आप उसे मैटर भी कह सकते हैं, आप उसे मास भी कह सकते हैं। अब इन दोनों की अपनी अपनी एक एक प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। मैटर या मास की क्या प्रॉपर्टी होती है, आप उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। मैटर और मास, मैटर और मास की क्या, मैटर या फिर मास क्या प्रॉपर्टी रखता है? इसका कोई खुद का शेप होता है, बिल्कुल होता है। इसका खुद का कोई वॉल्यूम होता है, बिल्कुल होता है। शेप भी होगा, वॉल्यूम भी होगा।
बिल्कुल, हम जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये चलने लग जाता है, यानी ये काइनेटिक एनर्जी भी रखता है। क्या क्या चीजें हुई, मैटर या मास है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हुई, सबसे पहले उसका कोई ना कोई शेप होगा, कोई उसका वॉल्यूम होगा, वो काइनेटिक एनर्जी भी रखता है, यानी ये जो मास है ये काइनेटिक एनर्जी भी रखता है, और सबसे मेन बात इसका मोमेंटम भी होता है। बिना मोमेंटम कुछ भी नहीं, भाई मोशन करेगा तो किस वेलोसिटी से किस मास के साथ करेगा, इसका मोमेंटम भी होता है। यानी मास है, शेप है, वॉल्यूम है, काइनेटिक एनर्जी भी इसके पास होती है, और साथ में इसका खुद का कोई ना कोई मोमेंटम भी होता है, और इन सब की हेल्प से ये एक फोर्स भी अप्लाई करता है, ये भी फोर्स अप्लाई करता है। अब बात करते हैं दूसरा किससे मिलकर बना है, रेडिएशन से। रेडिएशन के पास क्या होता है, ना कोई शेप होती है, ना कोई उसका वॉल्यूम है, समझ गए मेरी बात। ये जो रेडिएशंस है वो एनर्जी को कैरी करती है। किसको कैरी करती है, ये एनर्जी को कैरी करती है। फिर से समझेंगे, हमने कहा जो फिजिक्स है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नेचर है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ हम मान सकते हैं। किन किन दो चीजों से मैंने आपको मिलकर माना हुआ बताया यहाँ पे, तो हमने देखा एक तो वो मास यानी मैटर से मिलकर बना हुआ है, और दूसरा वो रेडिएशन से मिलकर बना हुआ है। अब रेडिएशन के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, यानी मैटर जो है उसके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, पहले वो देखेंगे। उसका मास होता है, मास होता है तो उसका शेप होगा, वॉल्यूम होगा, मोमेंटम होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो रेडिएशंस हैं वो वास्तव में एक वाइब्रेशन होते हैं, वेव होते हैं जो एनर्जी को कैरी करता है। ध्यान देंगे आप, ये वास्तव में क्या चीजें हैं यहाँ पे, आप ध्यान देंगे, ये वेव है, एक्चुअलिटी क्या है, ये वेव है, ये क्या है यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशंस हैं। और किसको कैरी कर सकता है, ये एनर्जी को। तो क्या मास कैरी नहीं करता, तो हमने कहा उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, वो भी चल सकता है, आगे जाकर किसी से टकरा के रुक भी सकता है, यानी ये भी एनर्जी को कैरी करता है। यानी दोनों में मैंने क्या क्या समझाया, कुछ दोनों के अंदर यहाँ पे दोनों में कुछ तो डिफरेंस है ना, अंतर है, और कुछ दोनों में यहाँ पे क्या है बेटा, दोनों के अंदर वो भी है, समानताएं भी हैं। तो क्या क्या चीजें मैंने तुम्हें बताई, फिर से देखेंगे। नेचर किससे मिलकर बना है, मैटर से। मैटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है मास। मास का मतलब शेप होगा, वॉल्यूम होगा, हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी भी करेगा और उसका मोमेंटम भी रहेगा, यानी वो एनर्जी को कैरी कर सकता है, अपने साथ ले जा सकता है। सेकेंड, रेडिएशन से मिलकर बना है नेचर। तो नेचर रेडिएशन का मतलब, रेडिएशंस क्या होती है, रेडिएशंस वास्तव में वेव होती हैं, मीडियम के पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है, और वो भी अपने साथ क्या कैरी कर सकता है, वो भी अपने साथ एनर्जी कैरी कर सकता है। तो मैंने आपको जो समझाया उसके बेस पर हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो नेचर है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो हमने देखा हमारा नेचर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, जिनमें एक होता है मैटर और एक होता है रेडिएशन। मैटर के पास मास होता है और रेडिएशन के पास वेव्स होती है। सिंपलेस्ट फॉर्म में याद करो, नेचर किन से मिलकर बना है, मैटर से, दूसरा रेडिएशन से, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। चौक है, दीवार है, टाइल्स हैं, जमीन है, सब में मास है, यानी मैटर्स है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो नहीं दिख रहा, जैसे अभी लाइट है, सन से लाइट आ रही है, ये एनर्जी आ रही है, कहां से आई, तो ये रेडिएशन से आई। तो नेचर में जो एनर्जी है वो दो ही चीजों के पास है, या तो मैटर के पास या रेडिएशन के पास। और मैटर है वो भी एनर्जी कैरी करता है, और जो रेडिएशन है वो भी एनर्जी को कैरी करता है, बट दोनों में कुछ सिमिलरिटीज है और दोनों के अंदर कुछ डिफरेंस हैं जो हमें याद रखने चाहिए। अब बात करते हैं, हम इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नेचर था, यानी नेचर में हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले मास की एक प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने मैटर की एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि वो फोर्स अप्लाई कर सकता है। रेडिएशंस हैं वो भी हम 11th में भी कुछ उनके बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ हम उनमें 12th के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे मेन चीज अब जो हमारे पास चलती है वो आगे हम बढ़ाते हैं और आगे के टॉपिक को देखते हैं। हमने कहा मास फोर्स अप्लाई कर सकता है, कैसे करता है उसको देखो, आप समझो। मैंने क्या किया, मैं ये हाथ रख रहा हूं अपना, मैंने इस हाथ पर ये मास रखा, मेरे हाथ पर फोर्स लगा। मैंने इसी हाथ के ऊपर अब ये दूसरा मास रख दिया, हाथ पर और फोर्स लगा और हाथ किधर जाने लग गया है, नीचे की तरफ।
यानी मास यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। और मास में हमने बहुत सारी चीजें देखी, मैं इस चौक को छोड़ता हूं, कहां जाता है ये, नीचे। क्यों, हमने 11th में पढ़ा है, क्योंकि जो अर्थ है वो एक बहुत बड़ा मास है, और वो अर्थ है वो हर छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरे किसी मास के ऊपर फोर्स लगाती है, और हम उस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। 11th में मैंने तुम्हें ये पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर बेटा, मैंने ये आपको पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास, ये मास के द्वारा ही अप्लाई हो सकता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करेगा, यानी मास अप्लाई करेगा किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को। ये हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले जब शुरू में हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आई कि हमने देखा किसी ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, नीचे ही क्यों जा रहा है, ये सारी चीजें देखी, तो हमने देखा कि नेचर जो वास्तव में बना है वो दो ही चीजों से बना है। एक नेचर के अंदर मैटर है और दूसरा नेचर के अंदर रेडिएशंस है। और मैटर है तो मतलब उसके पास मास है, और मास की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फोर्स लगाता है। और इस फोर्स के लिए हमने नाम क्या दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो हमने सबसे पहले देखा कि हर एक बड़ा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा सकता है। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, तो अर्थ भी कौन सा फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, ये हमने पढ़ा है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमने देखा, हमने सुना, हमने 11th में पढ़कर भी आए हैं कि एक्चुअलिटी में ये 4 फोर्स होते हैं फंडामेंटल, जिनमें से पहला अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा अपन ने पढ़ा वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दूसरा अपन ने पढ़ा। तीसरा अपन ने वहां ये दो फोर्स ऐसे हैं, ये जो दोनों फोर्स हैं, एक बार मैं सारे लिख देता हूं। तीसरा अपन ने पढ़ा वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यानी हमने किस किस के बारे में पढ़ा, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब आप बोल रहे हो कहां लिखा दिए, नेचर में फिर से याद कर लो। मैंने आपको क्या बताया कि नेचर मास से मिलकर बना है, मास और रेडिएशंस। रेडिएशंस को हम हटा देते हैं, बाद में देखेंगे, मास की बात कर रहे हैं। मास से हमने देखा कि कैसे कैसे फोर्स अप्लाई होता है। तो हमने देखा किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है, उस फोर्स को हमने नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत सालों बाद जाकर हमें एक फोर्स और फील हुआ, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम दे दिया। ये दोनों फोर्स ऐसे थे जो हमें दिखाई देते हैं, हम उनको देख सकते हैं, इसलिए हम इनको मैक्रोस्कोपिक फोर्स भी बोलते हैं। हम इन दोनों को क्या नाम देते हैं, मैक्रोस्कोपिक फोर्स, क्योंकि इन दोनों फोर्सों को हम देख सकते हैं नेचर में, ये हमें दिखाई देते हैं। अब जो ये दो फोर्स बच गए, ये ऐसे फोर्स हैं जो बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर अप्लाई होते हैं। 11th में भी हमने पढ़ा है कहां अप्लाई होते हैं, हमें पता है हर मैटर, हर मास छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है, और एटम में भी उसके सेंटर पर एक छोटा सा स्पेयर होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और ये दोनों फोर्स उस न्यूक्लियस की रेंज के अंदर लगते हैं, जो कि बहुत शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। कितनी शॉर्टेस्ट कि अंदर वहां जो डिस्टेंस है 10⁻⁻15 मीटर, फेमिटोमीटर के अंदर अंदर होती है। उस डिस्टेंस में ये वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं। ये जो दोनों फोर्स हैं ये हमें दिखाई नहीं देते, बट होते हैं। हम इनको माइक्रोस्कोपिक फोर्स बोल सकते हैं। हम इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक फोर्स। और ऊपर वाले जो दोनों फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स और दूसरा क्या नाम लिया बेटा मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और दूसरा क्या नाम लिया मैंने, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोनों कैसे फोर्स हैं, तो ये दोनों कहलाते हैं मैक्रोस्कोपिक फोर्स। समझ गए, फिर से ध्यान देंगे। एक क्या कहला रहा है, मैक्रोस्कोपिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गए। माइक्रोस्कोपिक कौन से होते हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस के अंदर अंदर लगते हैं, इसीलिए मैंने इसको माइक्रोस्कोपिक नाम दिया। अब बात आता है हमारे, धीरे धीरे हम हमारी स्टडी की तरफ बढ़ते हैं। ये मैं बेसिक चीजें चला रखा हूं जो हमें जानना जरूरी है कि ऐसा होता है। तो मास
कौन सा फोर्स लगाता था, मास हमें दिखाई देता है, और मास कौन सा फोर्स लगाता था पहले, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा हम कोई और फोर्स उसके बारे में नहीं जानते थे, हम केवल एक ही फोर्स जानते थे जिसको नाम क्या दिया अपन ने, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक दिन हमारे बैठे बैठे दिमाग में आई कि अर्थ बहुत बड़ी है, और जो ये चौक है इसमें जैसे मैंने ये डॉट लगाया, ये डॉट के अंदर भी मास छूट के आया, एक छोटा सा पार्टिकल, मिट्टी या रेत का एक छोटा सा जो अपने पास बारीक पार्टिकल होता है, उस तरीके से ये चौक का एक बारीक पार्टिकल है। और हम फिजिक्स में जानते हैं कितना भी छोटा पार्टिकल हो मास रखता है, हम फिजिक्स के बारे में फिजिक्स में उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उसी में हमने देखा कि ये चौक का एक छोटा सा पार्टिकल हमने बोर्ड पर लगाया। अब देखना क्या होता है, हमने क्या देखा, अर्थ बहुत बड़ी है, पूरे चौक को छोड़ता हूं तो अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है, नीचे चला जाता है। चौक के छोटे से पार्टिकल को यहां छोड़ता हूं तो क्या होता है, अर्थ उसे अपनी तरफ नहीं खींच पाती है। वो देखो ये छोटा सा पार्टिकल इस बोर्ड से चिपक गया। अब बोर्ड से चिपक गया तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ गया कि इस चौक के छोटे से पार्टिकल और बोर्ड के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है। तो एक हमने सोचा कि ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट जब हमने सोचा कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो हमारे एक चीज और दिमाग में आई कि अगर ये ग्रेविटेशनल है तो बोर्ड तो बहुत छोटा है और अर्थ बहुत बड़ी है, और अर्थ हमेशा हर और ऑब्जेक्ट से ज्यादा हमारे आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है। तो ये बोर्ड से क्यों चिपका, इसको तो यहां से लुढ़कते हुए किसके ऊपर चला जाना चाहिए था, अर्थ के पास चला जाना चाहिए था, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बोर्ड के ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा है, तो ये तो चिपक ही नहीं सकता। तब जाकर हमारे दिमाग में ये एक छोटा सा प्रश्न उठ गया कि इसका मतलब ये जो फोर्स यहां लग रहा है, ये जो चौक के पार्टिकल और बोर्ड की सरफेस के बीच में फोर्स लग रहा है, ये वास्तव में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। अगर ग्रेविटेशनल होता तो ये चिपकता ही नहीं, और ये चिपकता नहीं तो बोर्ड पर जो कुछ मैंने लिखा है वो आपको दिखता ही नहीं। इसका मतलब यहां कोई और फोर्स लग रहा है। अब और कोई फोर्स लग रहा है तो कौन सा लग रहा है, हमें दिखाई तो दे रहा है फोर्स तो लग रहा है, तभी तो ये चिपका, नहीं तो अर्थ पे जाके गिर जाता। तो अब और कौन सा फोर्स लग रहा है, अब और कौन सा फोर्स लग रहा है ये हमें पता करना था। तो जब बहुत डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किए गए और साइंटिस्टों ने उसके बारे में बहुत आगे तक स्टडी की, तो उन्होंने कहा कि ये जो फोर्स लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये वास्तव में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और इस फोर्स को जो नाम दे सकते हैं वो नाम कौन सा दे सकते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो वास्तव में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये अलग टाइप का फोर्स है, और वो फोर्स हमारे को यहां दिखाई भी दे रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए अर्थ इसको खींचना भी चाह रही है तो खींच नहीं पा रही, क्योंकि बोर्ड के पास उससे ज्यादा ताकतवर फोर्स है, और उस फोर्स को क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। यहीं से शुरुआत करते हैं, यहां भी एक वर्ड आ गया इलेक्ट्रो, और ये फोर्स क्यों लगा। तो हमने ये नहीं, हमने बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखे। हमने एक स्केल लिया, हम स्केल को रब करते हैं यो, और स्केल को रब करके और कागज के पीछे जो नीचे टुकड़े पड़े थे, पेपर पीसेस छोटे छोटे कर लिए हमने, उनके पास ले गया तो वो उसको क्या कर लेता है, चिपका लेता है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि वो कागज के टुकड़े उस स्केल से क्यों चिपके, जबकि अर्थ तो बहुत बड़ी है। तो वहां भी क्वेश्चन वही आया कि नहीं, यहां भी कौन सा फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स है। तो इन सबके पीछे सबके पीछे एक बात आई कि जो भी पार्टिकल ये फोर्स शो कर रहे हैं उन सबके पास भी मास है। बिना मास का कोई पार्टिकल ऐसा फोर्स शो कर ही नहीं सकता, बिना मास का पार्टिकल हो ही नहीं सकता। यानी जो जो ये चीजें शो कर रहे थे, बोर्ड से चौक का चिपकना, स्केल से कागज का चिपकना, है ना, ये सारी चीजें थी, उन सबके पास क्या था, मास था। अब मास था, सबके पास क्या था, वहां पे मास था। अब मास था तो मास की प्रॉपर्टी कौन सा फोर्स था, ग्रेविटेशनल। अब क्वेश्चन उठ गया कि ये तो ग्रेविटेशनल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल होता तो वो तो अर्थ करती, फिर ये आपस में हल्की ऑब्जेक्ट नहीं चिपकती। इसका मतलब यहां पे जाके हमें मास की एक और प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ी, और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हमने उसको ढूंढने में कर लिए, डिफरेंट। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें तो लगभग
600 सेंचुरी से पहले की बात करें, यानी अब भी हमारे पास 2021 चल रही है, ठीक है ना, तो 2021 से भी 600 साल पहले जाएं, 2021 ये और उनसे पहले जो समय था उसमें 600 साल पहले जाएं, तो हमारे पास एक ग्रीस नामक कंट्री के अंदर एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट को हम नाम देते हैं थेल्स, हमने नाम नहीं दिया सॉरी, उसका नाम था थेल्स, ठीक है। 600 साल पहले अगर हम जाते हैं इन सेंचुरी से, तो 600 साल पहले एक साइंटिस्ट था ग्रीस में थेल्स, उस थेल्स नामक साइंटिस्ट ने वहां पे एक एम्बर नामक मैटर के अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी डिस्कवर की थी। एम्बर नामक एक मटेरियल था, ये जो एम्बर मटेरियल था ये भी आपका ग्रीस लैंग्वेज का मटेरियल था, ध्यान देंगे ये वर्ड जो था एम्बर, वो एम्बर जो वर्ड था वो ग्रीस लैंग्वेज का एक वर्ड था, और ये जो ग्रीस लैंग्वेज का वर्ड था एम्बर, ये जो एम्बर था इसका मतलब वहां उस लैंग्वेज के अंदर इलेक्ट्रॉन निकल कर आता था। क्या निकल कर आता था? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसी इलेक्ट्रॉन से फिर हमने आगे जाकर नाम रख दिया इलेक्ट्रिसिटी, इसी इलेक्ट्रॉन से आगे जाकर हमने क्या नाम रख दिया? इलेक्ट्रिसिटी बनाई। और वास्तव में इलेक्ट्रिसिटी की अपनी एक खूबसूरत दुनिया है, हम देखेंगे हमें दिखाई नहीं देता है, बट हमारे चारों तरफ इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहुत ही डिफरेंट टाइप की और बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं होती रहती हैं, हमें वे महसूस होती है। जैसे सबसे पहले हमने देखा एक बादल आया, दूसरा बादल आया, और जब वो बादल आपस में मिलते हैं तो वहां पे स्पार्किंग होती है, देखा ना हमने, ये नेचुरल फिनोमेना थी। ऐसे बहुत सारी फिनोमेना चलती रहती हैं, उन सब में खेल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। इसी से क्या बना? इलेक्ट्रिसिटी। और ये डिस्कवरी सबसे पहले किसने बताई? किस मैटर से आई? एम्बर से, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी नाम पड़े। और ये ग्रीस लैंग्वेज का एक वर्ड था, और ये थेल्स नामक साइंटिस्ट ने हमें बताया था। यानी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमें सबसे पहले जो बताया वो किसने बताया? थेल्स को जाता है इसका सारा क्रेडिट। अब हम और थोड़ा सा अंदर चलते हैं कि थेल्स तो हमें बताया, क्या बताया थेल्स ने? देखो थेल्स ने जो स्टडी की वो हम चलते हैं। उससे पहले की बातें मैंने आपको बता दी कि मटेरियल नेचर में क्या क्या महत्व रखते हैं, किस नेचर किस किस से मिलकर बनी है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। बट अब हम आगे की बात करते हैं। थेल्स ने हमें क्या बताया? तो थेल्स ने क्या बताया कि एम्बर नामक एक ऐसा मटेरियल है, अगर उस एम्बर नामक मटेरियल को किसी वुलन क्लॉथ के ऊपर, है ना, सिल्क क्लॉथ के ऊपर या कैट स्किन के ऊपर अगर हम रब करते हैं, तो वो जो हमारे पेपर पीसेज हैं, धूल मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे डस्ट वगैरह के, उनको क्या करता है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, चिपका लेता है। पर क्या करने पर? रब करने पर। रब का मतलब क्या करना? यूं घिसने पर। अब ये ऐसा क्या होता है घिसने से? तो हमने देखा कि हमने एक एम्बर मेटेरियल लिया, उसको रब किया। फिर से समझो, ये एम्बर है, मैं सीधा कागज के टुकड़ों के पास उसको लेके जाता हूं, हम देखते हैं कोई अट्रैक्शन नहीं होता। फिर हमने क्या देखा? हम इसको सिल्क क्लॉथ पर रब करते हैं, फिर उन्हीं कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, उनको ये जटाक से अपने पास चिपका लेता है, वो स्टिक हो जाते हैं, इससे चिपक जाते हैं वो इससे। हमने देखा यार अजीब पावर आ गई इसके अंदर, हमारे रब करने में ऐसा क्या हो गया कि हम जब इसको रब कर रहे हैं, फ्रिक्शनाइज कर रहे हैं, उसमें ऐसा इसके पास कौन सी पावर आ गई कि इसने कागज के टुकड़ों को उठा लिया। और वो पावर इतनी ज्यादा है कि अर्थ का बस खत्म हो गया, अर्थ का जो फोर्स था ग्रेविटेशनल, वो कागज के टुकड़ों पर खत्म हो गया। वो अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही थी, वो कागज के टुकड़े उस फोर्स को पार करके और एम्बर से चिपक गए। ये सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? ये थेल्स नामक एक साइंटिस्ट था, उसने ऑब्जर्व किया सबसे पहले। 600 साल पहले की बात है, अब से 600 साल नहीं, 2021 चल रही है, तो ये जब शुरू हुई होगी उससे 600 साल पहले की बात है। धीरे धीरे और साइंटिस्ट आए, गिलबर्ट आया, फिर उसके बाद में जैसे मान लो हमारे फ्रैंकलिन वगैरह आए, उन्होंने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए, और एक्सपेरिमेंट्स करके हमें एक नई चीज सिखाई कि ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके जो ये कागज के टुकड़े आपकी जो एम्बर है, एबोनाइट है, ग्लास रोड है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है, इनसे स्टिक हो रहे हैं, इनसे चिपक रहे हैं, इनके फोर्स को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो ये रब करने से उनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। और वो प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है? वो स्पेशल जो प्रॉपर्टी थी, उन्होंने बेटा उसको नाम दिया चार्ज।
ये डिस्कवरी थी चार्ज की। यानी चार्ज ये नहीं है कि आयार चार्ज हमें सुन गया और हम आज जितना इजी आज मान रहे हैं वैसा अपन ने ये सोच लिया कि यही चार्ज होता है, बस आज हम चार्ज फटाक से समझ जाते हैं, हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है, चार्ज चार्ज तुरंत तस्वीर बनती है, चार्ज स्विच ऑन करेंगे फैन चलेगा, चार्ज से चलता है। हम देखते हैं बादल से बादल आते हैं टकराते हैं, स्पार्किंग होती है, वहां भी चार्ज टकराते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में चलने लग जाती हैं कि चार्ज से क्या क्या हो सकता है। बट इन सारी चीजों को यहां से शुरुआत हुई। 600 साल पहले थेल्स ने देखा कि एम्बर को जब मैं रब करता हूं तो वो कागज के टुकड़ों को उठा लेता है, यानी उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करवा दिया, उससे ज्यादा ताकत रखता है। तो वो ताकत कहां से आई? तो धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने और सारी खोजें की तो उन्हें पता लगा कि रब करने से मटेरियल्स जो थे एबोनाइट रोड, एम्बर, इन सारे मटेरियल, ये बताऊंगा क्या होते हैं आगे मैं, शुरुआत अभी, इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, इन मैटर्स के पास, इन मास के पास एक ताकत आ जाती है, और वो ताकत जो आती है क्या कहलाती है? चार्ज। और हम क्या कहने लगे कि ये एम्बर रोड है, हम कागज के टुकड़ों के पास ले गए, नहीं चिपकाई, मतलब ये अनचार्ज है। दूसरी बात, इसको रब किया अच्छे तरीके से, फिर कागज के टुकड़ों के पास ले गए, चिपका ली झटाक से, तो हमने कहा ये चार्ज हो गई। देखो, ताकत नहीं थी चिपकाने की तो अनचार्ज, और जब कागज के टुकड़ों को चिपका ली तो चार्ज। मैं बैलून लेता हूं, कपड़े के थोड़ा सा रगड़ के दीवार पे चिपका देता हूं, चिपक जाता है, ताकत आ गई भाई, चार्ज आ गया तो चार्ज्ड बोल दूंगा, नहीं था तो अनचार्ज्ड बोल दूंगा। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को दो कैटेगरी में और बांटने लग गए। अब किस कैटेगरी में? चार्ज के बेस पर। एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या नाम दे दिया? एक ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया चार्ज्ड, और दूसरे ऑब्जेक्टों को हमने नाम दे दिया अनचार्ज्ड। जो चार्ज्ड थी उनके पास एक स्पेशल पावर थी। क्या पावर थी? कि वो हल्के मटेरियल को अपने से क्या कर लेती थी? चिपका लेती थी, और इनके पास ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाने की पावर आ जाती थी। यानी अगर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है तो पावर आ गई, ताकत आ गई, किससे ज्यादा? ग्रेविटेशनल से, जिससे वो स्टिक कर लेती थी, चिपका लेती थी, किनको? पेपर पीसेज को। किनको चिपका लेती थी? पेपर पीसेज को चिपका लेती थी। ये हमने देखा। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी है, अपने आप में खुद एक बहुत सुंदर दुनिया है, हम पढ़ेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। अनचार्ज था तो उसके पास कोई ताकत नहीं था, वो केवल मास था। चार्ज्ड है तो उसके पास क्या क्या है? मास तो होगा ही होगा, और उसको एक ताकत और मिलती है, जो किससे मिलती है? चार्ज से। हम पूरा पढ़ेंगे कि चार्ज क्या बीमारी है, रब करने से कहां से चार्ज आ गया, किसको चार्ज कहेंगे, कैसे आ गया, ये पढ़ेंगे भी, बट मैंने समझा दिया दोनों में। चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब उसके पास एक ताकत आना। कैसी ताकत? जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा हो। उस ताकत से क्या होगा? वो छोटे छोटे पेपर पीसेस को स्टिक चिपका लेगी अपने से। अनचार्ज का मतलब उसके पास कोई ताकत नहीं होना, वो केवल कौन सा फोर्स लगा सकते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स को दिखा सकते हैं, क्योंकि केवल उनके पास क्या होता है? मास। एक स्पेशल पावर नहीं होती, जो किसके कारण आती है? चार्ज के कारण। इसी चार्ज के बारे में, और ये चार्ज है, ये चार्ज भी बड़ा चालाक है। कभी ये किसी ऑब्जेक्ट में जाके एक जगह बैठ जाता है और किसी ऑब्जेक्ट में जाके फर्राटे से दौड़ता है, और दोनों जगह हम अलग अलग चीजें देखते हैं। जिसमें ये एक जगह जाकर बैठ जाता है हम कागज के टुकड़ों को चिपकते हुए देखते हैं, जिसमें ये फर्राटे से दौड़ लगाता है तो हम फैन को चलते हुए देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने रब किया और स्केल को पकड़ा और वो घूमने लग गया, नहीं होता ना, कभी होगा भी नहीं, कभी हमने नहीं देखा, क्योंकि उसमें चार्ज मोशन नहीं करता। उसमें जो चार्ज रहता है वो किस में रहता है? रेस्ट में रहता है। तो चार्ज जो है, चार्ज की भी हमने दो चीजें कैटेगरी बना दी। एक ऐसा जो मूविंग हो, मोशन करता हो, एक ऐसा जो रुका हुआ हो, स्टैटिक हो। ये जो एक्स्ट्रा पावर देने वाली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो नई ताकत देती है, चार्ज कहते हैं। और ये जो चार्ज है इसकी हम दो कैटेगरी बना देते हैं, एक मूविंग चार्ज, एक स्टैटिक चार्ज। यानी चार्ज की एक ऐसी कैटेगरी जिसमें चार्ज दौड़ लगाता है, और दौड़ लगाता है तो हमें फैन चलता हुआ दिखाई देता है, एसी चलता हुआ दिखाई देता है, बल्ब जलता है, ये सारी चीजें हमने देखी है। यानी ये मूविंग जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ये हम 3rd 4th चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे। दूसरा हमने क्या देखा? स्टैटिक चार्ज। हम चार्ज दे रहे हैं, रब कर रहे हैं, चार्ज चला गया पर दौड़ नहीं लगा रहा, रेस्ट में है, रुक रहा है। इसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
इसको हम किस में पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो ये थी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, कि हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसके बारे में पढ़ेंगे? हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज की भी कौन सी कंडीशन के बारे में? मूविंग या स्टैटिक, यानी रेस्ट। तो मूविंग नहीं, रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे स्टैटिक कंडीशन में। इसीलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या नाम दिया? ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी कैन स्टडी अबाउट चार्ज इन द रेस्ट। ठीक है, यानी चार्ज एक ऐसी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज की एक ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज की रेस्ट पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे, और रेस्ट में रहते हुए चार्ज क्या क्या अपनी क्रियाएं करता है, क्या क्या हमें खेल दिखाता है, वो सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। तो बेटा आज के वीडियो में मैं आपको अभी इतना ही पढ़ाऊंगा। मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक्चुअल में चार्ज क्या होता है, कहां से ताकत मिलती है। अब हम कल यहां से चालू करेंगे कि चार्ज को ये नहीं, हम लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में, साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइंड कैसे करेंगे, व्हाट इज द चार्ज। ये क्वेश्चन हमारा कल का रहेगा, तो हम कल के वीडियो में देखेंगे बेटा। धन्यवाद।